Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing fine and welcome to Jab on the Go सीरीज। तो देखिए जैब ऑन द गो सीरीज का मतलब क्या है कि 15-15 मिनट निकाल के आपने 15 to 20 मिनट के सेशन देखने हैं। मॉर्निंग टाइम देख लिए, आप आफ्टरनून टाइम देख लिया, इवनिंग टाइम देख लिया, तो इसी तरीके से आपकी मई 2026 एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होती जाएगी। ऑन द गो कहीं भी चलते फिरते आप ये सेशन देख पाए, बिकॉज वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड आपके पास टाइम कम रहता है। 1-2 घंटा भी आप डेडिकेट नहीं कर पाते जब आपके ऊपर वर्क प्रेशर होता है, ऑडिट्स वगैरह में आप बिजी रहते हो। तो इसलिए ये 15-15 मिनट के सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे आप मई 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो एक डॉक्यूमेंट, एक फ्री ई बुक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं कि आज के लेक्चर 27 में हम बात करेंगे कुछ ऑपरेशंस रेगुलेशंस की रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के। ओके, तो आप टारगेट कर रहे हैं मई 2026 को, तो एक तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाई? बिकॉज हमें अननेसेसरली तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं हमें पता चल जाएगा उन क्वेश्चंस के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम का एक रियल पैटर्न बताते हैं। आपको पता चल रहा है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से पता चल रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे आप। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे इस ई बुक का आपको लिंक मिल जाएगा। आप कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी है और आप इसको फिर एक्सेस कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक। सबसे पहले हमने बात करनी है, जब भी हम इशू करेंगे या पेमेंट करेंगे डिमांड ड्राफ्ट की, तो उसके रिगार्डिंग क्या रेगुलेशंस है। देखो, जब भी डोमेस्टिक रेमिटेंस हो रही है फंड्स की डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, नेफ्ट, आईएमपीएस, ये कोई और मोड जैसे ट्रैवलर चेक आप इशू करते हो फॉर हाउ मच रुपीज 50,000 एंड अबव, तो ये किसके थ्रू होगी? कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होगा, कैश के थ्रू जो है वो अलाउड नहीं है। मिस्टर रमेश कुमार जी बैंक में गए, उन्होंने कहा कि 70,000 का जो है ना मुझे डीडी बनवाना है, तो बैंक बोलेगा कि कैश पेमेंट नहीं रिसीव होगी, आपके अकाउंट से डेबिट होगा। ओके, और जो नेम और परचेजर है यानी इनका नाम जो है वो फेस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट पे होगा कि परचेज्ड बाय रमेश कुमार या शर्मा जो भी है। पे ऑर्डर पे भी सेम, बैंकर चेक पे भी बाय द इशूइंग बैंक। एक एक तो ये हमारी जो प्रिकॉशंस है, जो ध्यान हमें देना है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी और टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज ना हो, इसलिए ये जो है रिस्ट्रिक्शंस रखी जाती है और आरबीआई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। अब नेक्स्ट, क्या पीरियड रहता है आपका प्रेजेंट करने का पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को? चेक की बात कर लें, ड्राफ्ट की, पे ऑर्डर की या बैंकर्स चेक की, तो बियॉन्ड 3 मंथ के बाद ना वो फिर वैलिड नहीं रहता। कितने मंथ की वैलिडिटी इनकी? 3 मंथ की। तो चेक 1 जनवरी को प्रेजेंट किया, कब तक वैलिड है? 31 मार्च तक या 30 मार्च तक, ये समझ लीजिए आप। उसी तरीके से ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर चेक पे भी सेम रूल अप्लाई होता है। अब यहाँ पे कलेक्शन करनी है अगर अकाउंट पे ही चेक्स की, वहां पे तो इशू की बात की, हमने डिमांड ड्राफ्ट इशू किया। यहाँ पे अगर आप कलेक्शन करना चाहते हो तो जो अकाउंट पे ही है, अगर अकाउंट पे का नाम है अमित, तो वही कलेक्शन करेगा। ओके, वही कलेक्शन करेगा। बट एक यहाँ पे कंडीशन है, क्या? बैंक ने परमिट किया है कि कलेक्ट कर लो अकाउंट पे चेक ड्रॉन फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन द अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। बट और क्या कंडीशन है कि जो पेई है वो मेंबर हो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, कितना अमाउंट होना चाहिए? 50,000 से ऊपर का अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो बैंक ने ये परमिट किया, अकाउंट पे चेक की कलेक्ट किए जा सकते हैं। 50,000 से ऊपर का अकाउंट अमाउंट ना हो, क्रेडिट ऑपरेटिंग क्रेडिट सोसाइटीज हैं और उनके मेंबर को ही पेमेंट होनी है, पे वही है, तो वो कलेक्ट किया जा सकता है। राइट। अब एक ना वर्ड यूज होता है, मनी म्यूल्स। अब ये मनी म्यूल्स क्या है बेसिकली, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं एंड फ्रीलांसिंग जो काम करते हैं, कुछ लोगों को जिनको पैसा चाहिए होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट को कोई ल्योर कर रहा है कि देखो तुम मुझे ना अपने अकाउंट का एक्सेस दे दो और तुमने अपने अकाउंट से ना स्पेसिफिक पर्सन को पेमेंट करनी है, मैं तुम्हें 10% जो है कमीशन दूंगा। सेम विद हाउस वाइफ, उनको किसी ने काम दे दिया कि आपको डाटा एंट्री वाली जॉब्स करनी है और आपको आगे जो है ये अमाउंट जो है ट्रांसफर करना है और आपको इसका 10% कमीशन होगा। तो आप क्या बन गई? स्टूडेंट क्या बन गया?
मनी म्यूल्स। तो क्रिमिनल इलीगल एक्सेस गेन करते हैं डिपॉजिट अकाउंट्स की बाय रिक्रूटिंग थर्ड पार्टी, जिनको बोला जाता है मनी म्यूल्स। ओके, तो ये क्यों यूज किए जा रहे हैं? देखो, अब ये जो टेररिस्ट पैसा घुमाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अब अगर ये इनके अकाउंट पे तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है ना? तो ये कोई ऐसा पर्सन देखते हैं, ये इनोसेंट भी हो सकते हैं या कोई दूसरे फ्रेंड की हेल्प कर रहा है, उनको यूटिलाइज करते हैं अपनी इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, कि फिशिंग कर सके, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सके, फ्रॉड स्कीम्स में यूज किया जा सके। तो जैसे बात की, इनोसेंट कौन हो गया? स्टूडेंट हो गया, हाउसवाइफ, जिनको नहीं पता कि जो वो पैसा है वो यूज होना है इलीगल काम के लिए। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो जानबूझ के अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रहे हैं। ओके, अब आरबीआई ने तो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ली है। आरबीआई ने क्या बोला है कि अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हो या ऑपरेट कर रहे हो मनी म्यूल का, बैंक को ये बोला है, तो बैंक ये आरबीआई क्या कंसीडर करेगा कि बैंक ने ना अच्छे से केवाईसी फॉलो नहीं की, फिर पेनल्टी लगेगी। स्ट्रिक्ट जो रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो, और मॉनिटरिंग करनी होती है ट्रांजेक्शन्स की, कि लास्ट ट्रांजेक्शन्स तो नहीं हो रही अकाउंट में। ठीक है, एकदम से बार बार पैसा तो नहीं ट्रांसफर हो रहा। ये सारी चीजें बैंक को अपने भी हाथ पे चेक करनी पड़ती है। अब इनकम टैक्स रूल 114B क्या बोलते हैं कि पैन या आपका इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट जो है ना वो चाहिए होता है, वेरीफाई करना होता है जब भी आप ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड कुछ करते हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हो। अगर किसी के पास पैन नहीं है तो क्या यूज होता है? फॉर्म 60 विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिम। इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं, और ये सारी चीजें क्यों करी जा रही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज ना हो। ओके, अब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस दी है? देखो, बैंक एक्ट करता है एज एन एजेंट जब वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को सेल करे, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह हो गया। तो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? देखो, वेरीफाई करनी है आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ वॉक इन कस्टमर फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ 50,000 एंड अबव, ये करना जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन होगी उनकी प्रॉपरली। मेंटेन करेंगे फिर ट्रांजेक्शन डिटेल और रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं। देन जो बैंक का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, वो कैपेबल हो कि वो कैप्चर कर पा रहा है और जनरेट कर पा रहा है एनालिसिस अलर्ट, आपका कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट फाइल करने के लिए। कि उसको पता हो कि अगर कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में वैल्यू मैटर नहीं करती ना, रेड फ्लैग दिखा देगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और फिर आप रिपोर्टिंग करोगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को। तो ये सारी चीजें, ये गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। और ट्रांजैक्शन कंडीशंस क्या है जब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो है सेल करना होता है? अगर आपकी ट्रांजैक्शन है इन्वॉल्विंग 50,000 एंड अबव फॉर बोथ अकाउंट होल्डर और वॉक इन कस्टमर, तो क्या कंडीशन है कि डेबिट होगा कस्टमर के अकाउंट से और अगेंस्ट चेक, और अब कैश में पेमेंट नहीं होगी, और आफ्टर ऑब्टेनिंग एंड वेरीफाइंग द पैन ऑफ द कस्टमर। वैसे तो हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, बट ये सारे मेजर्स, जो ये मेजर लिए जा रहे हैं कि डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, वेरीफाई किया जाएगा पैन कस्टमर का, ये सारे मेजर ना अप्लाई होते हैं सेल ऑफ ओन प्रोडक्ट ऑफ बैंक, या प्रोडक्ट ऑफ ड्यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड आपका हो गया, 70,000 की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, ठीक है, उससे कम की है, सेल कर रहे हो, रीलोड कर रहे हो प्रीपेड ट्रेवल कार्ड्स या कोई और प्रोडक्ट 50,000 और उससे ऊपर का, तो सेम मेजर बैंक के लिए भी फॉलो किए जाते हैं। ओके, अब एक और टर्म यहाँ पे यूज होती है, एट पार चेक फैसिलिटी। ये सारे हम अदर रेगुलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स को ऑफर की जाती है, किसके द्वारा? कमर्शियल बैंक के द्वारा। एट पार चेक का मतलब क्या होता है कि चेक कहीं पे भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। चेक लिखा गया, सपोज कीजिए चेक है चंडीगढ़ का, मुंबई लेके गए मुंबई वाली ब्रांच पे, तो वहां पे आपसे कोई पैसा डिडक्ट नहीं किया जाएगा। चेक का अमाउंट था 50,000, तो 50,000 ही आपको मुंबई वाली ब्रांच में मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटी किसको प्रोवाइड की गई है? कोऑपरेटिव बैंक्स को। किसके द्वारा? कमर्शियल बैंक के द्वारा। तो बैंक्स को क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है? बैंक को मॉनिटर करना है कि एट पार चेक फैसिलिटी ऑफर्ड बाय इट टू कोऑपरेटिव बैंक्स, और रिव्यू करेंगे वो रिस्क। कौन कौन सा रिस्क? क्रेडिट रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, बैंक ऑफर कर रहे हैं ना कोऑपरेटिव बैंक्स को। अब क्रेडिट रिस्क क्या? पेमेंट प्रॉपरली होनी चाहिए जितने का चेक है। रेपुटेशनल रिस्क क्या होता है? चेक बाउंस हो जाए, किसकी इमेज पे बात आएगी? बैंक, कमर्शियल बैंक के ऊपर बात आएगी। तो ये सारा, इसलिए ना बैंक ऑथोराइज्ड है कि वो टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करे कोऑपरेटिव बैंक्स की, जब उन्होंने ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की है। तो बैंक को राइट हो गया रिकॉर्ड वेरीफाई करने का, जो मेंटेन किए गए कस्टमर के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक्स के, सोसाइटीज के, क्योंकि केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंसेस को फॉलो करना है। ओके, अब कोऑपरेटिव बैंक को ये इंश्योर करना है कि फैसिलिटी यूज करे वो अपने यूज के लिए सिर्फ,
और जो अकाउंट होल्डर है, जो केवाईसी कंप्लाइंट है, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अगर वो 50,000 की या उससे ऊपर की, तो कैसे होगा? डेबिट टू देयर अकाउंट ओनली। मतलब एक तरीके से सिंपल सा ध्यान रखिए, कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ठीक है। वॉक इन कस्टमर की बात करें अगेंस्ट कैश फॉर लेस देन 50,000 पर इंडिविजुअल, तो वो भी ये यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये कंडीशंस हैं जो देखनी पड़ती है। अब रिकॉर्ड मैनेजमेंट की बात करें तो देखो, जो जब एट पार चेक फैसिलिटी यूज हो रही है तो मेंटेन करना है रिकॉर्ड इंक्लूडिंग एप्लीकेंट्स नेम, अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी की डिटेल, डेट कब इशू किया था। एट पार चेक क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि देखो, जब आप एक चेक का अमाउंट लिख रहे हो, 50,000 का चेक लिखा, चंडीगढ़ में, मुंबई में लिया, तो रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना, तो इसलिए चेक सर्कुलेट हो रहे हैं। अब तो चलो कॉन्टिन्यूस क्लियरिंग चेक सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया सीटीएस में, कि सेम डे ही आप जो है चेक की पेमेंट कर सकते हो। बट ये एट पार चेक फैसिलिटी की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक से प्रोवाइड की गई है, और इस पे आरबीआई ने बोला है कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी बैंक के द्वारा। बैंक चेक रखेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स पे, ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपका सफिशिएंट बैलेंस है कमर्शियल बैंक के साथ। अगर आप चेक लगवा रहे हो 50,000 का, तो कमर्शियल बैंक के पास कोऑपरेटिव बैंक ने 50,000 अमाउंट रखा है कि नहीं रखा है। ओके, और जितने भी एट पार चेक के आपके जो इशू किए जा रहे हैं वो शुड बी क्रॉस्ड अकाउंट पे। जितना भी अमाउंट हो, चाहे अमाउंट आपका 10 रुपए का है, चाहे 1,000 का है, चाहे 50,000 का है, अकाउंट पे ही चेक होंगे एट पार फैसिलिटी में। ओके, तो ये था हमारा अदर रेगुलेशंस के बारे में जो हमने पढ़ना था, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए। ऑलराइट, तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बैंक ने ओपन किया सेविंग अकाउंट कस्टमर के लिए। अब आरबीआई ने जब इंस्पेक्शन की तो ये पता चला कि अकाउंट तो यूज हो रहा है, रिसीव और ट्रांसफर प्रोसीड्स ऑफ फ्रॉड। फिर अकाउंट को आइडेंटिफाई किया गया मनी म्यूल अकाउंट। तो आरबीआई ने क्या कंक्लूड किया इस केस में? ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग फेलियर हुई, कस्टमर रिस्पॉन्सिबल है, या बैंक फेल है टू कंप्लाई विद आरबीआई केवाईसी डायरेक्शन, या एसटीआर फाइल करनी है। देखो हमने क्या पढ़ा, आरबीआई क्या मानेगा कि बैंक फेल है, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवाईसी कंप्लाइंट कस्टमर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक रिक्वेस्ट करता है एट पार चेक ऑफ ₹75,000, 50,000 से ऊपर की वैल्यू है ना, एंड ऑफर टू पे इन कैश। क्या करेगा बैंक? एज पर आरबीआई गाइडलाइन एक्सेप्ट करेगा कैश, क्योंकि कस्टमर केवाईसी कंप्लाइंट है, एक्सेप्ट कैश आफ्टर वेरीफाइंग पैन, या अलाउ द ट्रांजेक्शन ओनली थ्रू डेबिट टू अकाउंट, या रिजेक्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीटली। तो हमने क्या पढ़ा एट पार्ट चेक के बारे में, कि अलाउ करेगा ट्रांजेक्शन ओनली थ्रू डेबिट टू द अकाउंट। ओके, तो कैश में तो पेमेंट होनी ही नहीं है, राइट। तो इसी के साथ हमने जो है ये क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिया, टॉपिक भी डिस्कस कर लिया। अभी दिस इज द टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कैसे हमारे कोर्सेज में एक्सेस कर सकते हो। इफ यू थिंक यू रिक्वायर अ कोर्स, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है एडुटैब की वेबसाइट पे। जैसे आप एडुटैब की वेबसाइट पे जाते हो, कोर्सेज पे क्लिक करके आपको जैप कोर्सेज को एक्सेस करना है, राइट। जैप कोर्सेज में जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे ना आपको कोर्सेज दिखेंगे। अब देखिए, आपके पास सभी टाइम है और आप 15-15 मिनट निकाल सकते हो कि आप रिकॉर्डेड वीडियो देख के प्रिपरेशन कर पाए, ठीक है। जब मर्जी आपका मन करे तो आप मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल स्टडी एक तरीके से हो जाती है। अभी आप 15-15 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, और जब एग्जाम से जस्ट पहले जो है ना, आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाती है कि एक रिवीजन हो जाए। ओके, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल रहे हैं, सॉल्व्ड पीवाईक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और फ्लैट 77% ऑफ आपको मिल रहा है। वाओ 77 कोड आपको यूज करना है, राइट। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ इंडिविजुअल कोर्स चाहते हो, कि आपको तो सिर्फ आईएफएस का चाहिए, एएफएम का, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे कोड सेम है, वाओ 77, जिसपे आपको फ्लैट 77% ऑफ मिल रहा है, राइट। अगर आप एक कोर्स परचेज करने से पहले देखना चाहते हो कि किस तरीके का कोर्स है, तो 3 आर के ट्रायल कोर्स देख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स, क्विजेस हैं, फ्लैट 99% के साथ, ₹1 में जस्ट आप एक्सेस कर सकते हो, कि एक परचेज से पहले आपको पता हो। अब अगर आपके पास टाइम है और आप कम टाइम में प्रिपरेशन करना चाहते हो, कि आप मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस लगा सकते हो, तो लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर दीजिए। 2-2 घंटे की सुबह शाम क्लासेस रहेंगी। टोटल 60 लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं। 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। अब लाइव क्लास मिस हो जाती है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप क्लासेस देख सकते हो। फिर आपको नोट्स मिलते हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, और कोड रहेगा वाओ 77 टू गेट फ्लैट 77% ऑफ। अब अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो आप
देख रहे हो कि एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए जिसमें प्रैक्टिस हो जाए, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे सॉल्व पीवाईक्यू है सिंस 2023, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, और कोड है वाओ 77 टू गेट फ्लैट 77% ऑफ। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी, एक मेंटर टॉक में भी आप एनरोल कर सकते हो, हर 15 दिन में एक मेंटर टॉक रहती है। ओके, जहाँ पे आप अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, मोटिवेशन फील नहीं हो रही, एनीथिंग, इट्स नॉट रिलेटेड टू स्टडी ओनली। ओके, और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.com.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।